अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होप सो यू ऑल विल बी डूइंग वेल। जैसे हमारा टॉपिक चल रहा था थर्मोडाइनेमिक्स, तो लास्ट लेक्चर में जो हमारे पॉइंट्स रह गए थे वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है हेसिस लॉ एंड बॉर्न हैबर साइकिल। ये जो है हम थर्मोडाइनेमिक्स में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इनका मकसद ये है कि इनमें भी जो है हीट जो है उससे रिलेटेड ही डिस्कशन होती है। डेल एच जो है वो चेंज हो रहा है या क्या एट्सेट्रा, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन टॉपिक्स को भी थर्मोडाइनेमिक्स में जो है स्टडी किया जाता है। और हेसिस लॉ और बॉर्न हैबर साइकिल जो हैं ये बेसिकली एक ही है। मतलब कुछ जगह है, कुछ बुक्स हैं जहाँ पे इनको ऐसे ही लिखा है कि हेसिस लॉ बॉर्न हैबर साइकिल है, लेकिन बेसिकली ये है कि जो बॉर्न हैबर साइकिल है वो हेसिस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस है ना, हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक एप्लीकेशन है जो बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो करता है कंप्लीट या फुलफिल कह लें, तो बेसिक प्रिंसिपल उसका हेसिस लॉ ही होता है। तो इसलिए ये दोनों एक साथ ही जो है वो स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं हेसिस लॉ क्या है। एनर्जी चेंजेस फॉर अ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट irrespective the route adopted provided initial and final conditions are same. ओके, ये वही वही बात है कि लेट्स सपोज ये ए है और हम इसको बी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से, या फिर हम इसको यूं इधर से जाके बी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है, चाहे आप इस रूट से ए को बी में कन्वर्ट करें या इस रूट से ए को बी में कन्वर्ट करें, जो इनर्जी चेंज होगा, जो डेल एच की वैल्यू होगी वो सेम होगी, प्रोवाइडेड इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम होने चाहिए। ओके, लाइक ए इनिशियल होना चाहिए, यही रिएक्टेंट लेना है, और बी प्रोडक्ट फाइनल कंडीशन यही लेनी है। तो चाहे आप इस रूट से ए को बी में कन्वर्ट करें इनिशियल को फाइनल में, या इस रूट से इनिशियल फाइनल कंडीशन सेम है ए बी, इस रूट से कन्वर्ट करें, तो रूट पे डिपेंड किए बिना जो एनर्जी चेंज होगा वो जो होगा वो सेम होगा दोनों केस में। और जो डेल एच जो एनर्जी चेंज है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करेगा। मतलब लाइक आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर रहे हो तो एनर्जी पे इफेक्ट होगा, बट रूट पे डिपेंड नहीं करेगा। और डेल एच इन साइक्लिक वेज ऑलवेज जीरो। अगर साइकिल में है, साइक्लिक में वे में है, ए बी में, बी सी में, फिर सी वापस ए में, ऐसे कुछ साइकिल में रिएक्शन हो रहा है, तो डेल एच उस केस में ज़ीरो होगा, एनर्जी चेंज नहीं होगी। आगे अब हेसिस लॉ की हम एप्लीकेशंस देखते हैं कि ये लॉ है क्या, मतलब ये है कि बेनिफिशियल हमारे लिए कैसे है। टू कैलकुलेट हीट ऑफ प्रोसेसेस विच आर नॉट फिजिबल इन लैब। ये बेसिक जो है इसकी एप्लीकेशन यही है कि हीट चेंज इसको ही फाइंड करेगा। ठीक है, तो वो ये कैलकुलेट हीट ऑफ प्रोसेसेस जो लैब में कैलकुलेट करना फिजिबल ना हो, आर नॉट कंप्लीटेड, और जो कंप्लीट भी ना हो उनके भी जो है कैलकुलेट हीट प्रोसेसेस कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करता है। वन स्टेप ऑफ एनी रूट, वही के एक जो है हो रहा है रिएक्शन मोर देन वन रूट्स में, तो वो एक रूट से कर ले, दो रूट से कर ले, थ्री रूट्स हैं हमारे पास, तीनों से अलग अलग कर लें तो वो सेम ही होगा। लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आयोनिक कंपाउंड की लेटिस एनर्जी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, और यही एप्लीकेशन है जो बॉर्न हैबर साइकिल जो है ये साइकिल कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है, लेटिस एनर्जी फाइंड करता है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों टॉपिक्स को हम साथ ही स्टडी करते हैं। और लेटिस एनर्जी क्या है? इट इज़ एनर्जी रिलीज होती है जो व्हेन ए क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। जब एक लाइक NaCl है तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिल के NaCl बनाएंगे, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो लेटिस एनर्जी है। ठीक है, इसके अलावा अगर NaCl को हम ब्रेक डाउन करें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वो भी लेटिस एनर्जी है। ठीक है, तो इसकी दो डेफिनेशन है। इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड चार्ज, साइज और चार्ज पे डिपेंड करती है। जितना साइज ज़्यादा होता जाएगा लेटिस एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे लिथियम से देख लें सीजियम, तो सीजियम का साइज ज़्यादा है, इसकी लेटिस एनर्जी कम है, क्योंकि जब साइज ज़्यादा हो जाएगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी पार्टिकल्स में, तो थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी।
नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। हमने दो लॉज जो थे वो लास्ट लेक्चर में देखे थे, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स। जीरोथ जो था वो इक्विलिब्रियम से डील करता था, फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो था डील करता था। और जो सेकंड लॉ है ये हमें क्या कहते हैं हम देखते हैं, इसकी कुछ मोर देन वन स्टेटमेंट्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, एंट्रोपी चेंज इज जीरो फॉर आइसोलेटेड रिवर्सिबल प्रोसेस एंड पॉजिटिव फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहले आपको एंट्रोपी का पता होना चाहिए ना। एंट्रोपी हम बार बार बात कर रहे हैं कि डिसऑर्डरनेस होती है, ठीक है। तो एंट्रोपी है हमारे पास डिसऑर्डरनेस। वो कह रहे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जो होगा वो जीरो होगा। लाइक अगर जो है ए चीज़ वो बी में गई है, कुछ ना कुछ डिसऑर्डरनेस हुई, बी वापस ए में भी आ जाएगी, तो डिसऑर्डरनेस जो है चेंज एंट्रोपी चेंज जीरो होगा। बट इरिवर्सिबल में लास्ट टाइम भी एग की एग्जांपल दी थी कि एग जो है उसको हम पहले वो है हमारे पास एज सच जैसे होता है, तो बाद में हमने उसको जो है ब्रेक करके फ्राई किया है, और अब जो है उसमें जो भी चेंज आया है वो अब इरिवर्सिबल, वो वापस अपनी जो है इनिशियल जो है कंडीशन उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्या है कि एंट्रोपी चेंज फॉर अ सिस्टम और अ सराउंडिंग में भी लेस देन जीरो, कि अगर सिस्टम में आ रहा है एंट्रोपी चेंज, सिर्फ सिस्टम की बात कर रहे हैं तो और वो ज़ीरो से कम हो सकता है, और अगर सिर्फ सराउंडिंग की बात करें एंट्रोपी चेंज की तो वो भी ज़ीरो से कम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सिस्टम और सराउंडिंग में सम अप करें उनके एंट्रोपी चेंज को तो वो लेस देन ज़ीरो नहीं होगा। ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडाइनमिकली इरिवर्सिबल। जितने स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद होते हैं वो नेचुरल होते हैं और वो इरिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज नो परफेक्ट हीट इंजन विच में कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू वर्क 100%। कोई भी परफेक्ट इंजन नहीं है जो 100% हीट एनर्जी को जो है वो वर्क में कन्वर्ट करे 100%। नेक्स्ट हम कार्नेट इंजन देखते हैं, वो भी 100% नहीं करता, वो हालांकि उसको हम आइडियल मानते हैं कि वो आइडियल है, लेकिन उसकी भी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। तो कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो 100% हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करे विदाउट गिविंग हीट टू कोल्ड रिजर्वायर। अब वो उसमें पार्ट्स होते हैं ना, ये आपको मैं नेक्स्ट शो करवाती हूँ। हॉट रिजर्वायर्स होते हैं, सोर्स होता है, सिंक होता है, तो ये उनकी बात करें कि हीट को कोल्ड रिजर्वायर में दिए बिना विदाउट गिविंग हीट, कि ये ऐसा हो कि कोल्ड रिजर्वायर को इस पार्ट को हीट दी नहीं है और दिए बिना ही उसने सारी की सारी जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हम देखते हैं कार्नेट इंजन में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मूव हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। हाँ, हम जानते हैं कि हॉट बॉडी से कोल्ड में ट्रांसफ़र हो जाती है, बट कोल्ड से अगर हॉट में करनी हो तो एक्सटर्नल वर्क के बिना ये पॉसिबल नहीं है। एंट्रोपी एक टाइम एरो है और यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो डे बाय डे इंक्रीज ही होती जा रही है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये हमें क्या कहता है, ये हमें ये कहता है कि जो सेकंड था वो हमारे पास जो था एंट्रोपी चेंज से ही रिलेट था, ये भी एंट्रोपी से ही रिलेट है, बट उसमें ये था कि एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात की जा रही थी, या कुछ और पॉइंट्स थे। तो इसमें एंट्रोपी की बात की जा रही है कि एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, कोई भी हम ले लेना, तो अप्रोचेस टू जीरो एज द टेम्परेचर अप्रोचेस टू एब्सोलूट जीरो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जो एंट्रोपी है एक परफेक्ट प्योर सब्सटेंस की, हमें पता है, इन सारी बातों को छोड़ के भी हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, मूवमेंट रैंडमनेस, रैंडम मूवमेंट जो है पार्टिकल्स की वो कम होती जाएगी। जितनी कम होती जाएगी एंट्रोपी उतनी कम होती जाएगी, एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस ही है। तो जब एब्सोलूट जीरो जो सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, जब वहाँ पे जो है वो पहुँच जाएगा टेम्परेचर, तो वहाँ पे एंट्रोपी जो है वो ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगी। तो ये थर्ड लॉ है। तो ये है कि अलाइनमेंट ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल लीव्स नो एम्बिगिटी एज टू द लोकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ईच ऑफ द पार्टिकल, कि अगर क्रिस्टल जो है इसकी परफेक्ट अलाइनमेंट है, मतलब उसकी ये जैसे कह लें क्रिस्टलाइन फॉर्म है कि अमॉर्फस नहीं है, तो वो लीव्स नो एम्बिगिटी, कोई अनसर्टेनिटी नहीं रह जाएगी उसकी लोकेशन या ओरिएंटेशन में। नेक्स्ट आ गया है अब हमारे पास कार्नेट साइकिल, कार्नेट इंजन, जो कि कार्नेट साइकिल पे ही वर्क करता है, और ये साइंटिस्ट का नेम है कार्नेट, उसकी बेस पे इसको कार्नेट नेम दिया गया है। इसमें बेसिकली सीरीज़ होती हैं, ठीक है, जो हम ये स्टडी करेंगे सीरीज़ होती हैं, जो कि गैस है, जो भी हमारे पास सैम्पल है, वर्किंग सैम्पल गैस, वो ऑपरेशन उस पर जिस पे हमने करने हैं सारे सीरीज ऑफ ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन होते हैं गैस पे, जो हमारे पास सैम्पल है, क्या करने के लिए, टू कैलकुलेट, ये करने के लिए कि जो हीट
हीट है वो वर्क में जो है कन्वर्ट हुई है, कितनी हुई है, क्या एफिशिएंसी है, एट्सेट्रा। तो उसमें 4 जो है ये ऑपरेशन स्टेजेस आती हैं: आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसको विजुअली जो है इसकी क्लिप देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये हमारे पास हैं पार्ट्स होंगे कि ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्टैंड है कि कोई भी जो हीट है वो ट्रांसफ़र ना हो सके। ये हमारे पास हॉट रिजर्वॉयर है जिसका इन्फिनिट हीट कैपेसिटी है। इन्फिनिट हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि इसमें से जितनी भी हीट ली जाए इसकी अपनी हीट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसे हीट ली है तो इसकी अपनी हीट कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर, और कोल्ड रिजर्वायर को हम सिंक भी बोलते हैं और हॉट रिजर्वायर को सोर्स। ठीक है, तो ये इन्फिनिट हीट कैपेसिटी है कि इसको जितनी मर्जी हीट दें इसके भी टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर में हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस है, यानी जो गैस वेपर जिस पे हमने करना है ऑपरेट। तो जो पिस्टन है और जो इसकी वाल्स हैं ये कंडक्टिंग जो है, नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है। बट जो इसकी बेस है वो हमारे पास कंडक्टिंग होगी सिलेंडर की। ठीक है, तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं। अब जो हमने प्रोसेस पढ़े हैं वो ग्राफिकली हम देखते जाएंगे, जो कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, सब कुछ जो भी प्रोसेस है। तो सबसे पहले सिलेंडर को हॉट रिजर्वायर जो है उसके ऊपर रखेंगे। तो जैसे ही उस पर रखा है, टेम्परेचर हीट उसको दे रहे हैं, तो क्या होगा, गैस एक्सपेंड हो जाएगी। क्योंकि गैस एक्सपेंड हो गई है तो उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कह देंगे कि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हुई है, कि टेम्परेचर दिया है, गैस एज अ रिजल्ट एक्सपेंड हो गई है। तो अब ग्राफ में देखें तो ग्राफ में पहले स्टेप में ये हो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। अब सिलेंडर को हमने हटा दिया है हॉट रिजर्वायर से और पिस्टन को जो है फर्दर मूव होने दिया है अपवर्ड। अब वो अपवर्ड मूव हो गया है और अब यहाँ इस केस में उसे कोई हीट नहीं दी। ठीक है, कोई हीट उसे ना दी है ना ली है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कि कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हुई। तो इस केस में अगर हम देखें ग्राफ में तो वॉल्यूम फिर से ज़्यादा हो जाएगा और प्रेशर फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड ऑपरेशन में उसको दोबारा से कोल्ड रिजर्वॉयर पे अब रखेंगे और पिस्टन जो है वर्क परफॉर्म करेगा। अब जब वो वर्क परफॉर्म कर रहा है तो ये पार्टिकल पास आ गए तो हीट प्रोड्यूस हुई है, ये हीट अब कोल्ड रिजर्वॉयर को मिल जाएगी। यही हमने पढ़ा था कि कोई ऐसा इंजन नहीं होता जो विदाउट गिविंग हीट टू कोल्ड रिजर्वॉयर काम करे। तो ये इसने उसको दे दी और ये भी आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ कि जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हुई है वो कोल्ड रिजर्वॉयर को मिल गई है, तो टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब फिर हमने उसको कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग रख दिया है स्टैंड पे, तो फिर से उसको कंप्रेस किया, फिर से हीट प्रोड्यूस हुई है, बट यहाँ पे कोई भी रिजर्वॉयर नहीं है हीट एब्जॉर्ब करने के लिए, तो टेम्परेचर उसका गैस का इंक्रीज हो जाएगा। इसको एडियाबेटिक कंप्रेशन कहेंगे। और इस केस में ग्राफ में देखें तो फिर से हमारे पास वॉल्यूम कम हो जाएगा और जो हमारे पास प्रेशर है वो ज़्यादा। तो ये जो आपको मैंने दिखाया ये था कार्नट साइकिल और ये इसकी स्टेजेस थी, और जो इंजन इस साइकिल पे वर्क करता है उसे कार्नट इंजन कहते हैं, और ये साइंटिस्ट के नेम की बेस पे है। ये सब कुछ मैंने बता दिया। खैर, अब पहला स्टेज हमने पढ़ा था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो ये है W1 जो Q2 है वो इसमें हमने गिवन मतलब दी थी, एब्जॉर्ब हुई थी, तो प्लस Q2 है, और W1 nRT2 ln V2 over V1 के इक्वल होगा। एडियाबेटिक एक्सपेंशन था हमारे पास दूसरा, इसमें जो है W2 माइनस डेल ई के इक्वल है और CV T2 माइनस T1 के इक्वल होगा। यही चीज़ CV कह रही हूँ, डेल ई CV इंटू T2 माइनस T1 के इक्वल होगा। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन था, इसमें फिर एनर्जी जो थी वो वापस कोल्ड रिजर्वायर को दे दी गई थी -Q1, तो इसमें W3 इज इक्वल टू nRT1 ln V4 ओवर V3 के इक्वल है। और एडियाबेटिक कंप्रेशन जो है इसमें W4 जो है वो डेल ई के इक्वल है, जो कि -CV T2 माइनस T1 के इक्वल होगा। तो एफिशिएंसी अगर काउंट करनी है वो आउटपुट ओवर इनपुट के बराबर होती है। आउटपुट वर्क डन है, इनपुट जो हीट है। और अब आउटपुट की वैल्यू अगर हम देखें वर्क की तो ये Q2 माइनस Q1 है,
और हीट जो है ये स्मॉल Q2 ही यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी में अब वैल्यूज़ पुट की हैं तो Q2 माइनस Q1 ओवर Q2 है, और यहाँ फिर 1 माइनस Q1 बाई Q2 है, और परसेंट एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब एंट्रोपी जो है बार बार हमने पढ़े हैं, इसको दोबारा से देख लेते हैं। एंट्रोपी एंड इट्स चेंज। एंट्रोपी मींस रैंडमनेस है, बेसिकली एंट्रोपी कैलकुलेट करना इजी नहीं है, चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट किया जाता है। ये क्लॉसियस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1850 में। और डेल एस यानी चेंज इन एंट्रोपी इक्वल होती है Q बाय टी के और डी क्यू बाय टी के, ठीक है। और वही बात बार बार कि ये रिवर्सिबल के लिए ज़ीरो है, इरिवर्सिबल के लिए पॉजिटिव है। एंट्रोपी मैक्सिमम होती है इक्विलिब्रियम पे, ये टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है, यानी टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करने से इफेक्ट होगा। डेल एस इज इक्वल टू एन आर एल एन V2 ओवर V1 प्लस एन सी वी एल एन T2 ओवर T1। ये जो कैलकुलेशंस हैं, इक्वेशंस, इनसे परेशान नहीं होना, इनकी कोई भी आपको लंबी चौड़ी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो फाइनल इक्वेशन है वो आपने याद रखनी है। आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हम देखें तो उसके लिए एंट्रोपी चेंज देखें तो वो हमारे पास होगा एन आर एल एन V2 ओवर V1 और एल एन P1 ओवर P2, ठीक है। आइसोकोरिक के लिए अगर हम देखें तो एन सी वी जो है वो होगा हमारे पास एल एन T2 ओवर T1, और आइसोबैरिक के लिए एन सी पी होगा और होगा एल एन T2 ओवर T1 ही। तो वही है कि एक में टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक में आइसोथर्मल है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक में प्रेशर कांस्टेंट है, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। और बोल्ट्जमैन इक्वेशन होती है हमारे पास एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू, ये भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्री एनर्जी दो तरह की हो सकती है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए एंड गिब्स फ्री एनर्जी जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ये वर्क फंक्शन है एट कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो सिस्टम ने वर्क डन करना है, वर्क डन बाय सिस्टम इज अकॉम्प्लिश्ड एट द एक्सपेंस ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम वर्क डन करेगा फ्री एनर्जी को एक्सपेंस करके, मतलब इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है। अब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो है ये ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस या माइनस डेल ए इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम के इक्वल है, और गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो H माइनस टी एस या फिर माइनस डेल जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस पी डेल वी, इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हैं वो हेल्महोल्ट्ज एंड गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशंस हैं, या कह लें फार्मूलाज, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस टू कैलकुलेट यूजफुल वर्क विच इज़ इक्वल टू चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इसमें यूज़ होता है डेल जी जो है वो हमारे पास, और कहाँ है इसकी इक्वेशन ये है माइनस एन ई एफ। और ये बेसिकली अगर हमने रिएक्शन का बताना है कि इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, अभी इक्विलिब्रियम से पहले है थोड़ा, या इक्विलिब्रियम के जो भी है, ठीक है, एस्टैब्लिश हुआ है या नहीं, तो हम डेल जी से बता सकते हैं। कैसे? अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, डेल जी ज़ीरो वैल्यू है तो हमें पता चलेगा कि वो इक्विलिब्रियम पे है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है डी ए माइनस एस डी टी होता है, डी ए माइनस पी डी वी भी होता है। रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ देखें ये है। अब यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस के लिए है। क्लासियस क्लेपिरोन इक्वेशन जो होती है ना, ये इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन फाइंड करते हैं इससे। अगर वेपर प्रेशर जो लिक्विड्स के हैं दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें पता हो, जैसे एल एन है, ये P2 वेपर प्रेशर है, P1 है, तो इज इक्वल डेल एच वेपर हीट ऑफ वेपराइजेशन ओवर आर T2 माइनस T1 ओवर T2 T1। इसकी भी लंबी चौड़ी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ये इसकी फाइनल इक्वेशन है और ये यूज़ किसके लिए होती है? हीट ऑफ वेपराइजेशन कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरीके से वेंट होप्स इक्वेशन है, इट रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर वेरी करने से क्या इफेक्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हीट। वही ना, हीट की बात बार बार करेंगे, थर्मोडाइनमिक्स में इसीलिए इसको स्टडी कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एल एन K2 ओवर K1 इज इक्वल टू डेल एच आर ओवर आर T2 माइनस T1 ओवर T2। ये हमारे पास वेंट होप्स इक्वेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल पोटेंशियल। सबसे पहले केमिकल पोटेंशियल होता कि सबसे पहले तो ये पोटेंशियल्स जो होते हैं ना, ये देखेंगे कुछ पोटेंशियल्स होते हैं और इनको हम यूं इन फॉर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। लाइक अगर थर्मल पोटेंशियल इसको केल्विन में करेंगे, मैकेनिकल पोटेंशियल को पास्कल में करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को वोल्ट में, और केमिकल पोटेंशियल को गिब्स में। यहाँ पे हम केमिकल पोटेंशियल को पढ़े उसको गिब्स में कैलकुलेट करते हैं और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये होता क्या है कि चेंज इन फ्री एनर्जी, के फ्री एनर्जी में जो चेंज आए कब? व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट, जब किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का 1 मोल ऐड किया जाए
व्हेन 1 mole ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट इज एडिड इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट और पार्शियल मोलर क्वांटिटी, के एक मोल ऐड किया है तो जितनी एनर्जी फ्री एनर्जी में चेंज आया है वो केमिकल पोटेंशियल है। तो हमने पढ़ा केमिकल पोटेंशियल को गिब्स में कैलकुलेट करना है, तो वही इसके लिए यूज़ होगी। तो अब क्या है कि गिब्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो G इज इक्वल टू एफ जो है P/T(N1 N2), ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। इफ़ दिस इक्वेशन इज डिफ्रेंशिएटेड बाय कीपिंग प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट, उसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या होगा हमारे पास, डी जी जो है PT अब कांस्टेंट है, ये पार्शियल का साइन लगाया है, पार्शियल G ओवर पार्शियल, अगर N1 है तो TP कांस्टेंट है तो N1 अब नहीं लिखना, N2 N3 आ जाएगा, प्लस फिर पार्शियल G ओवर पार्शियल N2 है, TP कांस्टेंट है, अब N2 नहीं लिखेंगे, N1 N3 N4, और इसी तरीके से अगर पार्शियल N3 है तो N3 नहीं लिखेंगे, N2 N4 N1 एट्सेट्रा। तो अब इसको दूसरी फॉर्म में लिखें तो ये इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वल हो जाती है चीज़ म्यू के और DN के। तो ये DN1 था, μ1 DN1, μ2 DN2, μ3 DN3, μ4 अगर नेक्स्ट भी होता है DN4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल पोटेंशियल जो है गिब्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाकी जो है वो जिसमें बताया गया है। तो अगर हमारे पास पार्शियल G ओवर पार्शियल T है, ठीक है, प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये -S के इक्वल है, और अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो ये V के इक्वल है, ठीक है। तो ये था हमारे पास केमिकल पोटेंशियल। जो भी बातें हैं मतलब इतनी डीप नहीं गई, लाइक जैसे वेंट हॉफ इक्वेशन है, इसकी भी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, कहाँ से आई कैसे आई, इसी तरीके से क्लॉजियस क्लेपिरॉन इक्वेशन है, और कुछ टॉपिक थे। तो लेकिन जितना टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था वो आपके साथ शेयर किया जाता है। एक बार सीरीज़ ये कंप्लीट हो जाए ना, ये PPSC सीरीज़, तो उसके बाद जो टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, फिज़िकली लेक्चर्स जो भी हैं जिस तरीके से भी होंगे, तो उसमें इंशाल्लाह टॉपिक को हर रो से कवर किया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल डीपली। ये बेसिकली टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थर्मोडाइनमिक्स की लास्ट लेक्चर में भी जो पढ़ाया था और जो इसमें भी कवर किया गया है। फिर भी कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेरीज अगर आपकी रह गई हों या कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब तक है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर।